हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल में बच्चों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सुमित सर अब आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बीएससी के अलावा बीएससी नर्सिंग की क्लासेस कराने वाले हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप लोग सीनेट एग्जाम देना चाहते हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और ये एंट्रेंस टेस्ट आपका 2025 मई में 21 तारीख को होने वाला है। यहां पर आप सभी के एग्जामिनेशंस हो जाएंगे, उसके बाद में लिस्ट आएगी और लिस्ट आने के बाद में आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर कि आपने किस हिसाब से नंबर गेन किए। तो आपकी मेहनत को बूस्ट करने के लिए हमारी जीडीसी नर्सिंग क्लासेस पूरा प्रयास कर रही है और इस प्रयास में हम केवल बायोलॉजी की क्लासेस नहीं बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेस यहां पर अपलोड कर रहे हैं। और इन क्लासेस को करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस के साथ में हमारे साथ जुड़ना होगा और साथ में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना साथियों, केवल और केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर अपलोड किया जाएगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपनी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीनेट कहते हैं, इसकी नोटिफिकेशन से आप बिल्कुल भी दूर नहीं रहेंगे और क्लासेस कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरीके का कोई भी पैसा यहां पर चार्ज नहीं किया जा रहा है, ये सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो फटाफट अभी और आज ही हमारे साथ में जुड़े और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। चलिए जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में, उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं का जो शारीरिक संगठन है या उसका जो संरचना है वो किस आकार का है या किस तरीके का बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे यहां पर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बायोलॉजी के यहाँ पर 20 to 40% या 30% के आसपास क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं आपके इसी एंट्रेंस टेस्ट में। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे जिससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है, इसमें मैंने जो टॉप 25 क्वेश्चन हैं वो लेकर के आया हूं। उन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसिक टिश्यूज आर फाउंड इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस एनिमल्स, यानी यहां पर कह रहा है कि सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। मूल ऊतक कहने का मतलब समझते हो बेटा? मूल ऊतक कहने का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो यहां पर जो मूल ऊतक पाए जा रहे हैं, जो बेसिक टिश्यूज हैं, वो कितने हैं ये हमको बताना है। तो बताओ फटाफट, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो यहां पर अगर हम लोग आंसर की बात करें तो जो बेसिक टिश्यूज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के बेसिक टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला टिश्यू यहां पर हमारा पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकेंड टिश्यू हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा हमारा यहां पर है कौन सा बेटा? न्यूरल टिश्यू। ये चारों प्रकार के टिश्यूज आपस में मिलकर के हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि मैं बात अगर बॉडी के निर्माण की या बॉडी का जो जर्मिनल डेवलपमेंट है उसकी करूं तो उसमें आप ये पढ़े होंगे कि जो जर्म लेयर होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की हायर एनिमल्स में, जिसको हम लोग एक्टोडर्म, मैं लिख दे रहा हूं यहां एक्टोडर्म, दूसरा है मीजोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर हैं। ये क्या है बेटा? जर्म लेयर, जो कि पूरे बॉडी का क्या करती है बच्चों? फॉर्मेशन करती हैं। यानी जो हमारा बॉडी का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो भी ऑर्गन देख रहे हो या जो भी हैंड देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो बॉडी में, वो सारा का सारा इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर के बनता है। लेकिन बात टिश्यू की हो रही है, किसकी हो रही है बेटा? ऊतक की हो रही है। तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। याद रखिएगा, 2 प्रकार के हो ही नहीं सकते। यहां पर लिखा हुआ है ओनली 2 टिश्यूज कैन नॉट परफॉर्म ऑल फंक्शन। बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं या बॉडी हमारी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करती है, 2 टिश्यू कभी भी मिलकर के नहीं कर पाएंगे। 3 टिश्यू इनसफिशियंट है और एक्स्ट्रा टाइप इज नॉट फाउंड, यानी 4 प्रकार के अलावा 5वें प्रकार का टिश्यू पाया ही नहीं जाता है। तो हमारा पहला जो यहां पर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच एनिमल इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक ओनली। बताओ भैया, इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें केवल और केवल सर पाया जाता है और धड़ पाया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। अब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, आप अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात करते हैं,
तो हेड होता है, नेक होता है और हमारा ट्रंक रीजन होता है, हमारे पास टेल नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टेल पाई जा रही है। तो यहां पर केवल और केवल क्या पूछा गया भैया कि हेड किस में पाया जाता है और ट्रंक किस में पाया जाता है ना, यही तो क्वेश्चन है। तो बताओ क्या अर्थवर्म होगा? नहीं सर, अर्थवर्म तो एनिलिड्स है ना, एनिलिडा है, संग एनिलिडा का पाया जाने वाला सदस्य, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच, सर कॉकरोच तो आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, हाँ ये भी नहीं है। सर लिजर्ड, अच्छा सर आप सी वाला भूल गए, हाँ यार यही ऑप्शन है, सी वाला ही है। लेकिन लिजर्ड्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। लिजर्ड जो होता है ये क्लास रेप्टिलिया का पाया जाने वाला सदस्य है ना, और इसमें आप हेड के साथ में नेक भी देखोगे और इसके साथ साथ टेल भी देखोगे। तो नेक और टेल दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, हेड है ट्रंक है, समझ में आता है, लेकिन नेक और टेल भी यहाँ पर पाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। हाँ भैया हम अपने फ्रॉग की बात कर लेते हैं, अपने मेंढक भैया की बात कर लेते हैं। ये जो मेंढक भैया है ना, इनके पास में हेड और ट्रंक पाया जाता है, ना कि नेक और टेल। यहां पर नेक और टेल दोनों एब्सेंट होता है। तो फ्रॉग हैज ओनली हेड एंड ट्रंक, ठीक है। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो शरीर होता है वो खंडित होता है। खंडित बोले तो सेगमेंटेशन में पाया जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप इसके बॉडी को देखेंगे, और देखा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे बॉडी को हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन रीजन होता है। हेड रीजन होता है, थोरैक्स रीजन, ये वाला थोरैक्स रीजन होता है और एब्डोमेन होता है, बस ये तीन रीजन पाया जाता है। यहां पर नेक भी नहीं होता है ना, टेल भी नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन रहा ही नहीं। और लिजर्ड हैज अ टेल एज वेल, लिजर्ड में टेल पाया जाता है एज वेल एज यहां पर भैया हमारा नेक भी पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। तो फ्रॉग बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, मतलब मेंढक में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है। बताइए भैया, यहां पर पूंछ नहीं पाई जाती, या आंख नहीं पाई जाती, या नॉस्ट्रिल्स जिसको नासा छिद्र कहते हैं ये नहीं पाया जाता, या फोर लिम्स नहीं पाए जाते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप बस अभी मैंने प्रीवियस जो इससे पहले मैंने जो बताया उसमें मैंने बोला कि क्या चीज नहीं होता है मेंढक में। देखो आंख बिल्कुल होती है, आंख से देखेगा नहीं तो ये जंप कैसे करेगा, किसी शिकार को कैसे ये पकड़ेगा, है ना। दूसरा नॉस्ट्रिल्स, भैया नॉस्ट्रिल्स नहीं होंगे तो ये सांस कैसे लेगा, भाई जाहिर सी बात है टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जाता है, तो नॉस्ट्रिल्स भी यहां पर है। फोर लिम्ब बिल्कुल होते हैं, अग्रपाद पाए जाते हैं, पश्चपाद भी पाए जाते हैं इसमें, लेकिन क्या टेल पाई जाती है, तो हम कहेंगे नहीं सर टेल यहां पर नहीं पाई जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ए वाला, ठीक है। तो फ्रॉग हैज नो टेल इन एडल्ट फॉर्म। अब देखो एक बात ये भी याद रखना, किस फॉर्म में नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे सर एडल्ट फॉर्म में। जो फ्रॉग का एडल्ट फॉर्म है उसमें नहीं, फ्रॉग के लार्वा में तो आपको टेल देखने को मिलता है, जिसको टेडपोल लार्वा कहते हैं, है ना। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। चलिए जी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रॉग रेस्पायर थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, भाई मेंढक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से श्वसन नहीं करता है ना। बताओ भैया, स्किन के माध्यम से करता है कि नहीं करता है, गिल्स के माध्यम से करता है कि नहीं करता है, लंग्स के माध्यम से करता है कि नहीं करता है, बक्कल कैविटी के माध्यम से करता है कि नहीं करता है, बताइए भैया कमेंट सेक्शन में। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारा बी ऑप्शन राइट है, गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन नहीं करता, क्योंकि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग का जो एडल्ट होता है डेफिनेटली कहां पर, मैं फ्रॉग की बात कर रहा हूं ना कि टेडपोल लार्वा की बात कर रहा हूं। तो फ्रॉग की जब बात हो रही है तो ये लैंड पर है, लैंड पर हमको, या फ्रॉग को, हमको नहीं, फ्रॉग को क्या है गिल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गिल्स कब रिक्वायर्ड होते हैं, जब वो पानी के अंदर हो। तो पानी के अंदर भी अगर वो जाता है तो लंग्स के थ्रू ही करता है, लेकिन इसके अलावा वो स्किन के थ्रू भी कर सकता है। स्किन के थ्रू अगर करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर ये लंग्स के थ्रू कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और वहीं पर बक्कल कैविटी के थ्रू अगर ये करता तो उसको हम लोग बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कर सकता है और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कर सकता है। फ्रॉग का जो एडल्ट है ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। वयस्क में मेंढक में गलफड़े नहीं पाए जाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वेयर इज वाइल स्टोर्ड इन फ्रॉग, यानी कि मेंढक में पित्त कहां संग्रहित होता है। बताओ भैया, लीवर में, पेनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, या गॉल ब्लैडर में, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा भैया, पित्त की बात हो रही है, किसकी बात हो रही, गॉल
ब्लैडर की बात हो रही है, तो पित्ताशय की बात हो रही है, पित्त की बात हो रही है, बाइल की बात हो रही है। ये बाइल क्या है? बाइल जूस है जो कि गॉल ब्लैडर या लीवर के थ्रू ये सेक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फ्रॉग में भी यहां पर आप देखेंगे तो गॉल ब्लैडर के अंदर ही ये स्टोर होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर डी ऑप्शन हमारा सही है, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है? ये सेक्रीट बाइल बट डज नॉट स्टोर। ये बाइल को तो सेक्रीट करता है लेकिन ये स्टोर नहीं करता। पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास प्रोड्यूस्ड एंजाइम, ये क्या करते हैं बेटा? एंजाइम को सेक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बच्चों? डाइजेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं इंटेस्टाइन क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहां पर स्टोरेज की बात हो रही बाइल की, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है क्लोएका इज अ कॉमन पैसेज फॉर। भैया क्लोएका किसके लिए सामान्य मार्ग होता है? तो सबसे पहले यार इस बात को समझो, क्लोएका होता क्या है ना? क्लोएका क्या होता है? क्लोएका क्या है? ये एक ऐसा पोर होता है, एक ऐसा कॉमन पोर होता है, इसको हिंदी में हम लोग बेटा बोलते हैं अवस्कर छिद्र या अवस्कर द्वार। एक ऐसा कॉमन पोर जहां से वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट किया जाता है, एज वेल एज यहां से बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी यूज किया जाता है। यानी कि वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट करना और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का भी परफॉर्मेंस करना, है ना, ये एक ही कॉमन पैसेज से होता है। और जितने भी लोअर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्लोएका पाया जाता है। ये जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे ना, हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे बच्चों कि ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अलग अलग जो ऑर्गन है, अलग अलग बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो परफॉर्म करता है। तो क्लोएका किसका कॉमन पैसेज है भैया? है ना, तो आप देखें यहां पर क्लोएका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कॉमन पैसेज है, यूरिनरी का भी कॉमन पैसेज है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी ये क्या है बच्चों? कॉमन पैसेज है। यानी कि यहां पर जो हम खाते हैं, हम नहीं बल्कि ये फ्रॉग जो खाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये बाहर एक्सक्रीट करेगा, है ना। यूरिनरी बोले तो जाहिर सी बात है फ्रॉग एक यूरिया एक्सक्रीट करने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो यूरिया को भी ये उसी कॉमन पैसेज से एक्सक्रीट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी परफॉर्म करता है। दैट मीन्स मेल और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होंगे और इनमें टेस्टिस और ओवरी पाया जाएगा जिसके अंदर एग और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो एग और स्पर्म्स को रिलीज भी किया जाता है पानी के अंदर इसी पोर के द्वारा। तो क्लोएका क्या है? ये कॉमन पैसेज होता है इन तीनों प्रणालियों के लिए। ठीक है भाई, ये जो तीनों प्रणालियां पाई जा रही हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी परफॉर्म करा रहा है, यूरिनरी सिस्टम को भी परफॉर्म करा रहा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी परफॉर्म करा रहा है ना। तो ये किसका दम है? क्लोएका का दम है। ये एक हम ये कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गन है जो पहले ऐसे जब डेवलपमेंट इवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय धीरे धीरे ये सब चीजें बन रही थी। और जैसे जैसे हम लोग डाइवर्सिफाइड होते चले गए, इन सभी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सभी के लिए अलग अलग बॉडी के अंदर सिस्टम पाए जाते हैं और उनके बारे में आप लोग गहन अध्ययन करते भी हैं और आगे करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ फ्रॉग रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। भैया मेंढक के किस भाग में पित्त और अग्नाशयी रस प्राप्त होते हैं? स्टमक में, रेक्टम में, डियोडिनम में या क्लोएका में? तो भैया सिंपल सा आंसर है डियोडिनम। कहां पर होता है बेटा? डियोडिनम में। डियोडिनम में क्या होता है? अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस आकर के स्टोर होता है। और डियोडिनम में अगर हम लोग अपनी भी बात करें ना, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डियोडिनम, है ना, उस डियोडिनम के अंदर ही आकर के पैनक्रियाटिक जूस स्टोर्ड होता है ना। बाइल जूस भी वहीं पर आकर के खुलता है। तो डियोडिनम मेंढक में भी वही है, तो कॉमन पैसेज देखो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डियोडिनम रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है द आरबीसीज ऑफ फ्रॉग आर, यानी मेंढक में आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है कि नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, बताना है आपको। तो यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, विदाउट हीमोग्लोबिन होता है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बेटा? बी। बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट, न्यूक्लिएटेड होता है। अब केवल और केवल मैं फ्रॉग की बात करूं तो बात गलत हो जाएगी। सर बता दीजिए ना, और भी ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में पाई जाती है? आप अपनी बात करें तो हमारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो न्यूक्लिएटेड है। इसी प्रकार अगर हम लोग कैमल की बात करें, है ना, न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है।
लांबा की बात करें, न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। नीट का ही क्वेश्चन है ये, है ना, नीट में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, रिमाइंड रखिएगा कि ऊंट की बात करें और लांबा की बात करें तो इसमें भी न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्लैंड इन फ्रॉग सेक्रेट इंसुलिन। भैया मेंढक में इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर इसका है, आप बताओ किस ग्लैंड के द्वारा होती है? लीवर के द्वारा नहीं होती। पिट्यूटरी ग्लैंड, भैया मास्टरमाइंड ऑफ द बॉडी होता है, ये सारी ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करती है। पेनक्रियाज, हाँ सर मुझे सुना सुना लग रहा है कि पेनक्रियाज के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है ना। हाँ भैया यहां पर भी पेनक्रियाज के द्वारा ही होता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द किडनी ऑफ फ्रॉग आर, मेंढक की किडनी कैसी होती है? ट्यूबुलर एंड पेयर्ड होती है, नलिकाकार या युग्मित होती है ना, स्फेरिकल होती है या अनपेयर्ड होती है, या एब्सेंट होती है? एब्सेंट तो नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग मेंढक का डाइसेक्शन करते हैं तो उसमें उसके पूरे बॉडी को काट करके हम लोग पढ़ते हैं, और इसकी किडनी को भी अगर आप अच्छे से पढ़ें देखें तो जिस स्ट्रक्चर की किडनी हमारे अंदर पाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके का इसमें पाया जाता है। इसीलिए मेंढक को लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, आपको जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे या आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाने के लिए इस तरीके के प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स में आप मेंढक का यूज करते हैं अधिकतर। भाई किसी ह्यूमन बॉडी को थोड़ी ना काट करके आप देखोगे अच्छा ये ऐसा है, वो तो अलग बात है कि कोई अपनी मतलब समझ से जानबूझ के बॉडी को क्या करते हैं, वो दान दे देते हैं मेडिकल लाइन में कि भैया ये बॉडी रख लो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पहले से एग्रीमेंट कर देते हैं कि भाई मेरा आप बॉडी ले लीजिएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, बढ़िया ग्रोथ कर रही है, और ग्रोथ तभी कर पाएगी जब वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर तो हम लोग ह्यूमन बींग्स को तो काट कूट के देख ही नहीं सकते हैं ना, करोगे तो जेल जाओगे। हाँ जो डेड बॉडीज होती हैं और वो भी विद एग्रीमेंट होता है कि भाई ये मैं स्वयं दे रहा हूं इस तरीके से, तो उस पर काम होता है। तो यहां पर जो आंसर होगा इसका बेटा वो ट्यूबुलर एंड पेयर्ड होगा। भैया मेंढक की जो किडनी होती है ना वो कैसी होती है? ट्यूबुलर होती है, नलिकाकार होती है और पेयर्ड होती है। और इसके अलावा आप याद रखना इसकी डार्क रेड कलर की भी किडनी होती है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा वहां पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर लिखा हुआ है, विच वन इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड इन फ्रॉग। इनमें से या निम्नलिखित में से मेंढक में कौन सी ग्रंथि पाचन वाली नहीं है? लीवर, पेनक्रियाज, सलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। भैया लीवर की बात करें बिल्कुल है, पेनक्रियाज की बात करें अभी मैंने बताया कि डियोडिनम में जाकर के ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, बिल्कुल सही होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, भैया स्टमक में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये भोजन को डाइजेस्ट करने में बिल्कुल सहायता करेगी। सलिवरी ग्लैंड्स, तो ये लास्ट जो हमारी बन रही है सी, सलिवरी ग्लैंड्स हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मेंढक के अंदर सलिवरी ग्लैंड से किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं होते। लेकिन अगर आप हायर एनिमल्स या अपने लोग की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, मैं बताता चल रहा हूं साथ में इसलिए कि आपका फैक्ट आपको पता रहे। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में जो सलिवरी ग्लैंड्स होती है, इसमें जो सलाइवा सेक्रेट होता है, इसके सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग सलिवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सलिवरी अमाइलेज। और जो सलिवरी अमाइलेज होता है ये बॉइल्ड स्टार्च पर, कहां पर बच्चों? बॉइल्ड स्टार्च पर वर्क करता है, यानी कि बॉइल्ड स्टार्च को ये तोड़ने का काम करेगा। कौन? सलिवरी अमाइलेज। कहां मिलता है? सलाइवा में। सलाइवा किससे सेक्रेट होता है सर? सलिवरी ग्लैंड से। क्या फ्रॉग में होता है? नहीं सर फ्रॉग में नहीं होता। बस आपको ये याद रखना है ह्यूमन बींग्स में होता है बट फ्रॉग में नहीं होता, क्योंकि फ्रॉग जो होता है वो फ्लैशी मीट को या फ्लैशी चीजों को ऑब्टेन करता है, खाता है अपने शिकार को, है ना, तो उसमें कुछ बॉइल्ड तो है नहीं, जिससे सलाइवा वहां पर सेक्रेट हो रहा है तो भैया वो स्टार्च के ऊपर काम करेगा, है ना। तो डायरेक्ट वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के स्टमक, लिवर और इनसे सबसे जो निकलता है ना एंजाइम, वही डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू। भैया सुप्तावस्था की अगर हम बात करें, हाइबरनेशन की बात करें, तो इस दौरान जो होता है मेंढक किस प्रकार से श्वसन करता है ना। गिल्स के थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करता है, स्किन के थ्रू करता है, या बक्कल कैविटी के थ्रू करता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ये स्किन के थ्रू क्या करता है बेटा? हाइबरनेशन के समय, सुप्तावस्था के समय। सुप्तावस्था क्या होती है बेटा? एक ऐसी अवस्था जो इसकी अनफेवरेबल कंडीशन के फॉर्म में होती है। भाई मेंढक का फेवरेबल कंडीशन डेफिनेटली क्या है? बारिश का समय, है ना। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी, गाना तो सुना ही होगा।
है ना, लेकिन वो मेंढक के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब मौसम बदलते हैं, क्योंकि हमें पता है मौसम बदलता है, मौसम बदलेगा भी बारिश आएगी, जब बारिश का मौसम होगा तो उस समय ही मेंढक एक्टिव होते हैं और सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं, है ना। एम्फीबियंस बाहर निकलते हैं, एम्फीबियंस में बहुत सारे भी एम्फीबियंस हैं, मेंढक की स्पेशली बात कर रहे हैं, ये बाहर निकलता है और इसका ब्रीडिंग सीजन होता है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्रीडिंग करता है और ब्रीडिंग करके बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन इसकी यही है। और अनफेवरेबल कंडीशन जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, ये इसका अनफेवरेबल कंडीशन, और इस कंडीशन में ये हाइबरनेशन की कंडीशन में चला जाता है। तो इस समय क्या होगा, जब ये हाइबरनेशन में होगा तो उस समय जो लंग्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, गिल्स पहली बात तो एडल्ट में होता नहीं है, बक्कल कैविटी की बात करें तो वो भी यहां पर काम करता नहीं। तो स्किन से ही क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहां पर रेस्पिरेशन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। तो सुप्तावस्था में त्वचा द्वारा रेस्पिरेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर कि द वॉइस सैक इन फ्रॉग आर प्रेजेंट इन, मेंढकों में ध्वनि थैली कहां पाई जाती है। बेटा मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर मजाकिया पे मैं लेके चलूंगा कि मेंढकों की अगर मैं बात करूं और यहां पर जब आप इसका आंसर देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा इस बात का डाउट क्लियर हो जाएगा कि केवल और केवल ये मिथ बना हुआ ना कि जो फीमेल्स होती हैं, जो दो फीमेल आपस में मतलब फ्रेंड, दो फीमेल फ्रेंड आपस में मिलती हैं और वो बहुत बातें करती हैं, पटरा 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 चिल्लाती हैं, चीखती हैं, ये सब करती हैं, उनका गला कभी दर्द नहीं, तो ये तो ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, वो तो समझ में आता है। लेकिन यहां पर अगर आप ये बात करें कि मेंढकों में ध्वनि थैली कहां पाई जाती है, केवल फीमेल में या मेल और फीमेल दोनों में या केवल मेल में या इसके टेडपोल लार्वा में, तो टेडपोल लार्वा में तो हो ही नहीं सकता, और बोथ में हो ऐसा हो नहीं सकता। अब हमारे पास बचा फीमेल और मेल, तो ये मिथ अपना उल्टा रखना, फीमेल के अंदर मेंढकों में ये वॉइस यानी ध्वनि थैली नहीं पाई जाती है, ये केवल और केवल मेल्स में पाए जाते हैं और मेल्स ही टर्र टर्र करते हैं, रात के समय आप देखते हो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, है ना। तो ये मिथ एक खत्म हो गया कि केवल फीमेल्स ही बहुत ज्यादा बातें करती हैं, चिल्लाती हैं, ऐसा नहीं है भैया, मेल भी करते हैं। जीता जागता उदाहरण आप किसको दे सकते हैं, फ्रॉग को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टिम्पेनम इज फ्रॉग एक्ट एज, मेंढक में टिम्पेनम मेम्ब्रेन जो होती है उसका क्या काम होता है ना, एक्सक्रीशन करना होता है, बैलेंसिंग यानी संतुलन बनाना होता है, या ईयर ड्रम में पाया जाता है, या विजन के लिए होता है। तो टिम्पेनम मेम्ब्रेन आप हमेशा याद रखिए कि इसके ईयर ड्रम में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। टिम्पेनम इज एक्सटर्नल हियरिंग ऑर्गन, ये क्या है बेटा, एक एक्सटर्नल हियरिंग ऑर्गन होता है जिससे सुनने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वासा एफरेंसिया इज मेल फ्रॉग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, नर मेंढक में वासा एफरेंसिया क्या काम करता है, यूरिन को एक्सक्रीट करता है, बिल्कुल नहीं, बाइल स्टोर करता है, बिल्कुल भी नहीं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, यस, या ब्लड सर्कुलेशन, नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म क्या है भैया, शुक्राणु परिवहन करने में ये हेल्प करता है। भाई मेंढक में टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, स्पर्म्स को ले जाया भी तो जाएगा बॉडी के बाहर, कौन ले जाएगा, तो वासा एफरेंसिया लेकर के जाती है, ठीक है ना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज, यानी मेंढक में निषेचन होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, दोनों प्रकार का होता है, या फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। तो भैया आप याद करो, मेल फीमेल दोनों अलग अलग मेंढक पाए जा रहे हैं, फ्रॉग पाए जा रहे हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में एग बनता है, ओवरी के अंदर एग बनता है, ये दोनों ही गैमेट्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर रिलीज किए जाते हैं, यानी कि डेफिनेटली यहां पर कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद में ही ये क्या होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट कौन सा डेवलपमेंट कराते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब समझ रहे हो बच्चा, कि इसके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाएगी, इसके अंदर क्या पाया जाएगा बच्चों, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, और लार्वा क्या होता है इसका, टेडपोल होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहां पर हमारा एक्सटर्नल जो होगा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है टेडपोल स्टेज इन फ्रॉग इज, भाई मेंढक में टेडपोल अवस्था होती है, इसकी लार्वल स्टेज में, सिंपल सी बात है, आंख बंद करके आंसर दे दो, लार्वल स्टेज में टेडपोल लार्वा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इन फ्रॉग इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है फ्रॉग के, जो ब्रेन के बाहर पाई जा रही, मस्तिष्क के सबसे बाहरी जो आवरण है
मेंढक के ऊपर, मेंढक के अंदर वो कौन सा है, क्रेनियम है या मेनेंजिस है या पेरिकार्डियम है या पेरिटोनियम है। भैया पेरिकार्डियम की बात करें तो ये हार्ट की कवरिंग है, पहली बात याद रखना। पेरिटोनियम की बात करें तो पेरिटोनियम ये एब्डोमिनल जो ऑर्गन पाए जाते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन जो पाए जाते हैं उसको ये कवर करता है ना। अब बात आती है मेनिंजेस और क्रेनियम, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो हम बात करेंगे सर सबसे बाहरी कौन सी होती है, क्रेनियम होती है। तो क्रेनियम इज द बोनी स्कल एंड दैट इंक्रीज ब्रेन, सॉरी इनकेजेस ब्रेन, ये ब्रेन को क्या करता है, क्लोज करके चारों तरफ से घेर के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चेंबर आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग। भैया मेंढक के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है। तो हम मेंढक की अगर बात करें तो भैया 2 चेंबर्ड हार्ट भी पाया जाता है, 3 चेंबर्ड हार्ट भी होता है, 4 चेंबर्ड हमारे में भी होता है ना। और ये रेप्टिलिया के क्रोकोडाइल से स्टार्ट हो गया था। रेप्टिलिया के कुछ सदस्यों में आप 3 चेंबर्ड हार्ट देखोगे, लेकिन 4 चेंबर्ड क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट हुआ। अब मेंढक की अगर हम बात करें तो ये एम्फीबियंस है, तो या तो इसमें 2 चेंबर्ड हो सकता है या 3 चेंबर्ड हो सकता है। तो अब ये कॉर्डेट है तो हम ये भी बात कर सकते हैं भैया इसमें 3 चेंबर्ड हार्ट पाया जाता है। तो याद रखना मेंढक में या फ्रॉग में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो फ्रॉग हार्ट हैज 2 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स, यानी कि 3 चेंबर्ड यहां पर होता है, 2 अट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। अलिंद निलय तो जानती होगा ना क्या होता है, हार्ट तो पढ़ी होगा ना 11th 12th में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन इन फ्रॉग। मेंढक में निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रिय अंग नहीं होता है, सेंसेबल ऑर्गन नहीं है, टिम्पेनम नहीं है, आई नहीं है, नेजल एपिथेलियम नहीं है या लीवर नहीं है। भैया सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, लास्ट वाला सही है। टिम्पेनम मेम्ब्रेन बिल्कुल है क्योंकि ये हियरिंग में काम करता है, आई देखने का काम करता है, नेजल एपिथेलियम सूंघने का काम करता है, ये तीनों ही है ना। लेकिन ये लीवर ये तो डाइजेशन में हेल्प करता है ना, स्टोरेज में हेल्प करता है ना, तो यही नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो लीवर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नॉट अ सेंस ऑर्गन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर फ्रॉग अंडरगो। भैया गर्मी के मौसम में मेंढक कहां क्या करता है, हाइबरनेशन करता है, एस्टिवेशन करता है, माइग्रेशन करता है या ब्रीडिंग करता है। तो भैया समर वाला ये बात हो रही है ना, तो ब्रीडिंग तो कर ही नहीं सकता, माइग्रेट तो करते ही नहीं है। अब ये तो ये ग्रीष्म निद्रा में जाएगा या शीत निद्रा में जाएगा, तो हाइबरनेशन करेगा या तो एस्टिवेशन करेगा। अब हम गर्मी की बात कर रहे हैं तो समर में क्या करता है बेटा, ये एस्टिवेशन को परफॉर्म करता है, या एस्टिवेशन या ग्रीष्म निद्रा में चला जाता है। कब बहुत ग्रीष्म निद्रा गर्मी वाली निद्रा में जाता है, शीत निद्रा मतलब ये हमारा समर है, वो विंटर वेकेशन, मतलब जब विंटर का समय होगा तो विंटर के समय में वो हाइबरनेशन, विंटर के समय हाइबरनेशन शो करेगा और समर के समय एस्टिवेशन शो करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्रॉग इंक्लूड। भैया मेंढक में नर प्रजनन अंगों में शामिल है, कौन शामिल है, टेस्टिस और ओविडक्ट, वृषण और अंडवाहिनी, टेस्टिस और वासा एफ्रेंसिया, है ना, वृषण और वासा एफ्रेंसिया, ओवरीज एंड यूटेरस या क्लोएका एंड ओवरी। बताओ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला और काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सब कुछ तो पाया जाता है, लेकिन बात यहां पर कह रहा है कि मेंढक में नर प्रजनन अंगों में शामिल है, नर प्रजनन अंगों में, है ना। नर प्रजनन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टेस्टिस ओविडक्ट नहीं भैया, टेस्टिस फीमेल में, सॉरी टेस्टिस मेल में पाया जाता है, ओविडक्ट फीमेल में होता है। टेस्टिस और वासा एफ्रेंसिया बिल्कुल सही है भैया, टेस्टिस और वासा, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, वासा एफ्रेंसिया इसको लेकर के जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओवरी और यूट्रस फीमेल में पाई जाती, क्लोएका कॉमन होता है, क्लोएका क्या है बेटा, मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा, लेकिन ओवरी केवल और केवल फीमेल में पाई जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पर टेस्टिस एंड वास एफ्रेंसिया होता है, आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फ्रॉग इज। भाई मेंढक का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हम बात करेंगे सर इसका, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। अमोनिया किसका होता है भैया, तो अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं उनका होता है। यूरिक एसिड की बात करें तो जितने भी बर्ड्स होते हैं इनके अंदर यूरिक एसिड ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में निकलता है। आप देखते हैं ना, जब कहीं भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वहां पर जब वो अपना स्टूल एक्सक्रीट करते हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं तो उतना एरिया वहां पर व्हाइटिश हो जाता है, तो एसिड की वजह से वो व्हाइटिश होता है। तो यूरिक एसिड भैया, एसिड को एक्सक्रीट करने वाला ऑर्गेनिज्म बर्ड्स ही है।
ठीक है, यूरिया कम टॉक्सिक होता है, तो इसीलिए ये धीरे 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 ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप होता गया। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, ये तो एक्सक्रीट करते ही है, लेकिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड इन फ्रॉग। बताओ भैया, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं बचपन से 11 12 में पढ़ा ही होगा। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, फ्रॉग की बात करेंगे तो वहां पर भी पिट्यूटरी होगा, तो दूसरा थोड़ी ना हो जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द या इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन दैट हेल्प बोथ इन एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। भैया मेंढक में जो अंग उत्सर्जन और प्रजनन दोनों में सहायक होता है वो कौन सा होता है? अभी अभी पढ़ते हुए चले हैं भैया, आंख बंद करके सी वाले पे लगा दो, क्लोएका। तो क्लोएका जो होता है वो एक कॉमन चैम्बर होता है यूरिन, फीसेस एंड गैमेट्स को पास आउट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और किडनी की बात करें तो आप जानते हो किडनी क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है, ना कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यूरेटर की बात करें, मूत्र नलिका की बात करें, तो ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ना कि स्पर्म को, है ना। क्लोएका ही कॉमन है जो कि क्या करता है बेटा, फीसेस को, यूरिन को और गैमेट्स को पास आउट करने का काम करता है। ब्लैडर की बात करें तो यहां पर आपको पता है यूरिन केवल और केवल स्टोर होता है ना। तो सबका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है और इसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं, जो यहां से इस टॉपिक से आ सकते हैं, उस पर हमने चर्चा करी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ऐसे ही 25 क्वेश्चंस के साथ में जो सबसे बेस्ट होंगे, सबसे अच्छे होंगे। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, जैसे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।